हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार TET के लिए जो अभ्यर्थियों द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे STET अभ्यर्थियों के बारे में जिन्होंने दूसरे दिन भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज को सहा है। और फिर आपको लेकर चलेंगे 7वें चरण की शिक्षक बहाली की तरफ। साथ ही जो प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होने वाली है उसको भी अनुमति मिल गई है, उससे संबंधित अपडेट्स भी आपको देंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि विधानमंडल का जो बजट सत्र है, आज आर्थिक सर्वेक्षण होने वाला है, उसमें भी 7वें चरण की काउंसलिंग यानी कि नियुक्ति से संबंधित क्या क्या घोषणा की संभावना है उसके बारे में बताएंगे। सारे ही जो जवाब हैं शिक्षा मंत्री द्वारा 7वें चरण की बहाली को लेकर दिए गए हैं और जो प्रश्न उनसे पूछे गए हैं विधानमंडल में भी उनसे भी आपको रूबरू कराया जाएगा। तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत हैं कि जब से STET सर्टिफिकेट का वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ है, तभी से लेकर जो मेरिट और नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका आंदोलन भी लगातार जारी है। मेरिट वाले अभ्यर्थियों की लगातार यही मांग है कि सर्टिफिकेट तो वितरित कर दिया गया है, लेकिन नियुक्ति की जो है उसकी प्रक्रिया कब शुरू की जाएगी, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि सीधी नियुक्ति के लिए ही उन्होंने ये जो फॉर्म है, ये जो एग्ज़ाम है वह दिया था। और जो नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं उनका जो रोष है, उनका जो आक्रोश है वह इस बात को लेकर है कि STET सर्टिफिकेट में नॉट इन मेरिट क्यों मेंशन किया गया है, यानी कि जो मेरिट लिस्ट वाला कॉलम है उसको हटाए जाने की मांग को लेकर लगातार उनका जो आंदोलन था वह जारी था। 2 दिनों से हमने देखा। तो STET पास अभ्यर्थियों पर दूसरे दिन भी पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। मशाल लेकर घुसना चाह रहे थे अभ्यर्थी, ऐसा जो है अखबारों के माध्यम से प्रकाशित हुआ है। तो टीचर की नौकरी मांगने पर पुलिस ने दूसरे दिन भी STET अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया। 2 गुटों में बटे इन अभ्यर्थियों पर जहां एक तरफ सचिवालय गेट के पास लाठियां बरसाई गई, वहीं गर्दनीबाग धरना स्थल से विधानमंडल की ओर आ रहे अभ्यर्थियों को यारपुल पुल के पास पुलिस ने रोक दिया और धक्का मुक्की होने लगी। फिर जब हालात ज़्यादा बेकाबू होने लगे तो पुलिस ने वहां पर भी लोगों पर लाठियां बरसानी स्टार्ट कर दी, जिसमें काफ़ी जो अभ्यर्थी हैं वह घायल भी हुए हैं। गुरुवार को भी पुलिस ने सचिवालय के पास इन पर लाठियां चलाई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरिट और नॉट इन मेरिट की जो लड़ाई है, जो झगड़ा है, वो इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अभ्यर्थी 2 खेमों में बटे हुए हैं। लगातार लाठियां भी खा रहे हैं पुलिस की। सर्टिफिकेट मिल चुका है, पहले तो सर्टिफिकेट की डिमांड की जा रही थी, अब सर्टिफिकेट मिल रहा है, तो उस पर भी अभ्यर्थियों को जो है आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो सरकार की गलत नीतियाँ आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अभी आपस में लड़ने से या फिर 2 खेमों में बटे रहने से ज़्यादा अच्छा होगा कि हम सीटों की संख्या को बढ़ाने की ही मांग करें सरकार से, क्योंकि बहुत सारी सीटें जो हैं 6 फेज़ में भी खाली रही हैं। जैसे कि प्राथमिक की अगर बात करें तो 1 to 8 में भी केवल 42,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। उसी तरह माध्यमिक उच्च माध्यमिक में भी बहुत सारी सीटें जो हैं खाली रहने वाली हैं। साथ ही 5 से 6 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं STET में जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही क्वालिफाई हुए हैं। तो उनमें भी आप लोग समझ सकते हैं कि कितने ज़्यादा अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि जो भी अभ्यर्थी हैं वो किसी एक ही जगह पर ज्वाइन करेंगे, या तो हाई स्कूल में या फिर इंटर में। जो भी पेपर 1 पेपर 2 अगर दोनों में ही वे मेरिट में हैं तो एक ही जगह तो उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो इस चीज़ को आप समझें, और सीटें जो खाली हो जाएंगी वो उसमें फिर नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ही फ़ायदा होगा, वे अपने आप ही मेरिट में आ जाएंगे अगर इतनी सारी सीटें खाली रहेंगी। तो इसलिए केवल सीटों की संख्या को बढ़ाने की मांग रखना ही जायज़ होगा, ना कि ये कि कॉलम हटा दिया जाए, सर्टिफिकेट को रिवाइज़ किया जाए, एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए। ऐसी मांगें बिल्कुल भी आप लोग ना करें, क्योंकि ऐसा करने से टाइम ही वेस्ट होगा। जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार TET की मांग लगातार जारी है। पिछले दिनों हमने देखा था कि शिक्षा मंत्री को, मुख्यमंत्री तक को अभ्यर्थियों ने एक जो ज्ञापन है, जो लेटर है, वह सौंपा था। और आज के अखबारों की अगर माने तो बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों ने अब शिक्षा विभाग को ही ज्ञापन सौंपा है। तो शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनको एक पत्र लिखा गया है, क्योंकि उनसे अपील की गई है कि बिहार में पहले बिहार TET की परीक्षा यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा करवाई जाए, उसके बाद ही आगे की बहाली प्रक्रिया को अंजाम दिया जाए। आप देख सकते हैं यहाँ प्रकाशित हुआ है कि बिहार में एक बार फिर शिक्षक पात्रता परीक्षा की मांग जोर शोर से उठने लगी है। इससे संबंधित अभ्यर्थी सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से सरकार और विभाग को अवगत करा रहे हैं। बता दें कि अब शिक्षकों की भर्ती शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर होती है, यानी जो अभ्यर्थी BEd या DLEd कर लेते हैं उन्हें राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा या फिर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम CTET के नाम से जानते हैं, वह उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। और CTET आप लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में हुआ है, तो उसके बाद भी अभ्यर्थियों का जो है, अगर उसमें वह क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं या जो वंचित रह गए थे इस सेशन के अभ्यर्थी,
उनकी लगातार यही मांग है कि अब बिहार टीईटी कंडक्ट होना चाहिए। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजय कुमार, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, उनसे भी ये मांग की है कि जल्द से जल्द बिहार टीईटी का जो है कंडक्ट किया जाना चाहिए, उसको आयोजित किया जाना चाहिए। और इस आवेदन पत्र में, इस ज्ञापन में उन्होंने यही लिखा है कि हर साल ये बिहार टीईटी शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो ये प्रावधान था, लेकिन बिहार टीईटी की परीक्षा 2017 में हुई थी। तो ऐसे में लाखों अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो वंचित रह जाएंगे 7वें चरण की शिक्षक बहाली से। तो इसलिए वह भी योग्य हो सके, उन अभ्यर्थियों का ख्याल रखते हुए बिहार प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि बिहार टीईटी का आयोजन करवाया जाए, ताकि वह भी आने वाली भर्ती के लिए योग्य हो सके। तो देखिए, बिहार टीईटी की मांग अब पूरे जोर शोर से शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तक पहुंच चुकी है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि सरकार को एक बहाना मिलने वाला है कि बिहार टीईटी की परीक्षा हम करवाएंगे, उसके बाद 7वें चरण की बहाली निकालेंगे। तो ऑटोमेटिकली ही इसमें बहुत ज़्यादा देरी हो जाएगी। तो सरकार तो हमेशा ही इस तरह के बहाने ढूंढती रहती है। और अगर अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये प्रयास भी किया जा रहा है कि धोखा होगा अभ्यर्थियों के साथ अगर बिहार टीईटी नहीं करवाया गया, पत्र दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, हर माध्यम से उन तक आवेदन पहुंचाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसी प्रबल संभावना लग रही है कि सरकार बिहार टीईटी के लिए ज़रूर ही घोषणा कर सकती है। लेकिन अगर बिहार टीईटी होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होने वाला है, क्योंकि हर परीक्षा में आप लोग जानते हैं कि कदाचार भी होता है, कुछ गलत प्रश्न भी होते हैं। तो ये सारे मामले फिर जाके न्यायालय में फंस जाते हैं, परीक्षा को रद्द किया जाता है या फिर रिजल्ट में देरी की जाती है, जैसा कि एसटीईटी मामले में आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सालों लग जाते हैं एक एग्ज़ाम को कंडक्ट होने में और उस पूरी प्रक्रिया को समाप्त होने में। तो इसलिए पहले से ही हम लोग आपसे ये अपील कर रहे हैं कि बिहार टीईटी के लिए कोई भी इतना ज़्यादा जो है मांगे ना रखी जाएं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लगातार मांग की जा रही है। तो संभावना यही है कि पहले बिहार टीईटी सरकार कंडक्ट करवाएगी, उसके बाद ही 7th फेज़ को स्टार्ट करने के बारे में सोचने वाली है। आगे शिक्षा मंत्री ने जो जवाब दिए हैं 7वें चरण की बहाली को लेकर, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आवेदन करने की जो अनुमति है वह मिली है। तो ये कौन से आवेदन है, तो इस खबर को पढ़ते हैं, जहां लिखा है कि +2 एवं माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में आवेदन करने की अनुमति पटना हाईकोर्ट ने अब दे दी है। राज्य स्तरीय स्नातकोत्तर +2 शिक्षक संगठन की ओर से दायर अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। तो संगठन के जो प्रदेश महासचिव हैं उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि हाई स्कूल एवं +2 विद्यालयों की सेवा शर्त नियमावली 2020 के तहत प्रधानाध्यापक पद के लिए अनुभव वर्ष 6 वर्ष रखा गया है, जबकि बीपीएससी ने इस पद के लिए 8 साल का अनुभव रखा है, जो नियमावली के खिलाफ है। तो इस प्रकार से ये जो अनुमति है वह दे दी गई है, लेकिन प्रक्रिया कब शुरू होगी, यही सवाल लगातार बना हुआ है। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ा, लाठीचार्ज किया गया। ये कल की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभ्यर्थियों को फिर से जेल बंद किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है। तो पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि उनको जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि धारा 144 भी लगा दी गई है विधानमंडल के जो आसपास का एरिया है वहाँ पर। और विधानमंडल की अगर बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आज से विधानमंडल का बजट सत्र जो है वह पेश होगा, जिसमें देखिए इस खबर में आप लोग अगर डिटेल में अंदर पढ़ेंगे तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि सत्र के दौरान शिक्षकों के 7वें चरण की काउंसलिंग से संबंधित भी घोषणा किए जाने की पूरी संभावना है। पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद करीब 12 बजे राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। तो ये जो 31 मार्च तक चलने वाला है, ये जो बजट सत्र है विधानमंडल का, इसमें देखिए कोई ना कोई घोषणा ऐसी ज़रूर हो सकती है, लेकिन वह घोषणा ऐसी हो जो अभ्यर्थियों के, ज़्यादातर अभ्यर्थियों के हित में हो। ऐसा ना हो कि बिहार टीईटी के कंडक्शन का जो है सरकार घोषणा कर दे, या फिर कोई दूसरी ऐसी घोषणा कर दे जो अभ्यर्थियों के अगेंस्ट हो। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया था, जो माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र कुमार द्वारा जब विषय वस्तु प्रश्न पूछे गए थे 7वें चरण की बहाली के बारे में, तो देखिए पहले तो प्रश्न यह पूछा गया कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या ये बात सही है कि बिहार सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की बहाली हेतु पात्रता परीक्षा प्रतिवर्ष आयोजित कराने का प्रावधान है, लेकिन 2017 के बाद अभी तक बिहार टीईटी का आयोजन नहीं किया गया है। यदि हाँ, तो सरकार वर्ष 2022 में प्राथमिक शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है या फिर नहीं, और अगर नहीं रखती है तो क्यों। तो देखिए एक बार फिर से बिहार टीईटी के लिए यहाँ पर जो है प्रश्न शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा मंत्री से पूछे गए हैं। तो इसके जवाब में हो सकता है वह इसी प्रकार की घोषणा कर दे कि हाँ, हम बिहार टीईटी का जो है विचार कर रहे हैं।
तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा समय जो है नष्ट एसटीईटी अभ्यर्थियों का, साथ ही जो सीटेट अभ्यर्थी हैं उनका बर्बाद होने वाला है। एसटीईटी अभ्यर्थियों द्वारा 27 फरवरी 2022 यानी कि आज के दिन शाम 5 बजे से ट्विटर कैंपेन भी चलाया जाने वाला है, जिसमें सरकार से विज्ञप्ति का पालन करते हुए ऑनलाइन व सेंट्रलाइज विधि से जो मेरिट लिस्ट वाले 30,675 अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली के लिए अतिशीघ्र शेड्यूल की मांग की जाएगी, जिसका हैशटैग एसटीईटी विज्ञापन अनुसार शेड्यूल जारी करो रखा गया है। तो इस ट्विटर कैंपेन से जो अभ्यर्थी जो इसको सपोर्ट करना चाहते हैं ज़रूर आज लगातार ट्वीट्स करें। और जो नॉन मेरिट वाले बंधु हैं, जो साथी हैं हमारे, उनसे यही अपील रहेगी कि मेरिट में आप लोग भी आ सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को यही चाहिए कि मेरिट का कॉलम हटाने की जगह यह मांग की जाए कि लगातार जो सीटों की संख्या है वह बढ़ेगी अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो, क्योंकि विज्ञापन के अनुसार तो मेरिट में आने वाले ही क्वालिफाइड होंगे। तो इसलिए जो अगर रिक्तियों की संख्या बढ़ती है, बहुत सारे अभ्यर्थी जो पेपर 1 पेपर 2 में क्वालिफाई हैं, किसी की डिग्री फर्जी होगी, तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं जो खाली हो सकती हैं। नॉन मेरिट वाले अभ्यर्थी अपने आप ही मेरिट में आ जाएंगे। तो इससे थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और लगातार इस तरह से आंदोलन करने के लिए इससे पहले आप लोगों को यह चाहिए कि अपना जो एसटीईटी सर्टिफिकेट है उसको भी जाकर डीईओ ऑफिस से कलेक्ट करें। इसका जो बहिष्कार किया जा रहा है या फिर जो नॉट इन मेरिट वाले साथी हैं सोचते हैं कि हमें सर्टिफिकेट नहीं लेना जब तक कॉलम नहीं हटेगा, तो इस विचारधारा को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। पहले जाकर अपना जो एसटीईटी सर्टिफिकेट है उसको कलेक्ट ज़रूर कर लें। लगभग हर ज़िले में आप लोग देख सकते हैं, पूरी लिस्ट यहाँ पर है, हर ज़िले में लगभग शुरुआत हो चुकी है, सर्टिफिकेट मिल चुका है अभ्यर्थियों को। कुछ ज़िले ऐसे हैं जैसे कि सहरसा की अगर बात करें तो वहाँ पर मार्च में ये प्रक्रिया आरंभ होगी, 7 मार्च से, या किसी ज़िले में 5 मार्च से भी मिलना स्टार्ट होगा। लेकिन ज़्यादातर ज़िलों में अब क्योंकि मैट्रिक की परीक्षाएं भी पूरी समाप्त हो चुकी हैं 24 तारीख को ही, तो इसलिए जो सर्टिफिकेट है वह हर ज़िले में लगभग उपलब्ध कराया जा चुका है, या फिर जो भी सूचना है वह डीईओ ऑफिस के बाहर आपको देखने को मिल सकती है। तो उस दिन जाकर आप अपना एसटीईटी सर्टिफिकेट चाहे मेरिट में है या फिर नॉट इन मेरिट में है ज़रूर ही कलेक्ट कर लें। 7वें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर एक और जो इंटरव्यू है लिया गया था, शिक्षा मंत्री का साक्षात्कार लिया गया था, तो उसमें भी शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्र शिक्षक अनुपात को बेहतर बनाना ही उनकी प्राथमिकता है। तो इस दौरान उनसे देखिए यह प्रश्न भी पूछे गए थे कि प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कितने और शिक्षकों की नियुक्तियाँ होने पर छात्र शिक्षक अनुपात यानी कि जो स्टूडेंट टीचर्स रेशो है उसको पूरा वह कर पाएंगे और ये कब तक संभव हो पाएगा। तो उनका जवाब था कि 7वें चरण के तहत विद्यालयों में 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्तियां जल्द शुरू करने वह जा रहे हैं और अभी 6ठे चरण में शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। ये नियुक्तियां पूरी होने के बाद प्रदेश में छात्र शिक्षक अनुपात 41:1 का हो जाएगा और 7वें चरण में शिक्षकों के नियोजन कार्य संपन्न होने पर छात्र शिक्षक का तय मानक 40:1 यानी 40:1 को वह हासिल कर पाएंगे। तो 7वें चरण की बहाली के लिए वह लगातार बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कब इसको अधिसूचना जारी होगी, क्योंकि उन्होंने तो ये कह दिया है कि मेरिट और नॉट इन मेरिट जितने भी क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं सभी को 7वें चरण की बहाली में वह शामिल होने का मौका देंगे। तो ये मौका देंगे या फिर जॉब भी देंगे, यह मेन इंपॉर्टेंट जो बात है, क्योंकि मौका तो दिया जाएगा लेकिन आप लोग जानते हैं कि रिक्तियों की संख्या केवल 37,000 निकाली गई थी, तो उसमें सभी 80,402 अभ्यर्थियों को किस प्रकार से वह इंक्लूड करेंगे, किस प्रकार से इन्वॉल्व करेंगे, यह देखने वाली बात है। क्योंकि केवल मौका ही नहीं चाहिए, हम लोगों को जॉब भी चाहिए, नियुक्ति भी चाहिए। तो इसलिए केवल मौका मिलने से ही नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को संतुष्ट नहीं होना चाहिए और ना ही मेरिट वाले अभ्यर्थियों को, क्योंकि दोनों ही अगर नियुक्ति के पात्र हैं तो सिर्फ पात्रता से बात नहीं बनने वाली है, अभ्यर्थियों को नियुक्ति चाहिए। और नियुक्ति के लिए आप लोग जानते हैं कि बजट में जो है वेतन का प्रावधान भी होना चाहिए। और जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं उन्होंने भी एक बार ट्वीट करके यह चीज़ बताई थी कि इस बार जो 2022-23 का बजट है उसमें 7वें चरण के शिक्षकों के वेतन का प्रावधान नहीं हुआ है। तो नियुक्ति इस साल भी नहीं होने वाली है और साल भर जो पक्ष विपक्ष का यह तमाशा है वह चलता रहेगा। विपक्ष भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो पूरा अंतिम जो निर्णय है वह केवल सरकार के ही पास है कि वेतन में भी बजट में भी वेतन का प्रावधान किया जाए। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि किस प्रकार से जब बजट ही अलॉट नहीं होगा तो कैसे सरकार ये जो 7वें चरण की बहाली है इस वर्ष पूरी कर पाएगी। आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से भी देखिए यह पोस्ट किया गया था कि यह संवेदनशील नीतीश सरकार कोई परीक्षा ले या फिर कोई बहाली प्रक्रिया शुरू करे, अनियमितता और शिकायत होना तो तय है,
नियुक्ति की मांग कर रहे जिन एसटीईटी अभ्यर्थियों पर कल सरकारी दमन की लाठियां इस कदर टूटी हैं कि उन्होंने शिक्षा मंत्री को चांडाल का दर्जा दिया है, तो वह आज नेता विरोधी दल से मिलने अपनी शिकायत लेकर जो है अभ्यर्थी पहुंचे थे तेजस्वी यादव के पास भी, लेकिन विपक्ष भी पूरी तरह दबाव बनाने में असमर्थ है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को ही खुद ही आगे बढ़कर लाठीचार्ज और सारी जो तकलीफें हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन फिर भी बिहार की नौकरियों को दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी बहुत आसानी से लपक लेते हैं, जैसे कि 6 फेज में हमने देखा है कि बहुत सारे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो इस प्रकार से आप लोग इस खबर को भी पढ़ सकते हैं कि बिहार टीईटी हो, एसटीईटी हो, हर तरफ आप देखेंगे कि जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी हैं वह बाजी मार लेते हैं। अंग्रेजी व्याख्याता की बात करें तो 80% पदों पर बिहार में केरल के जो लोग हैं, अभ्यर्थी हैं, वह नौकरी कर रहे हैं। तो बिहार में जो नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान है उसको भी बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे ही 7वें चरण की जो बहाली है उसमें बिहार के अभ्यर्थी शामिल हो पाएंगे। नियमावली में थोड़ा बहुत संशोधन किया जाए ताकि सभी एसटीईटी अभ्यर्थियों की जो बहाली है उसको सुनिश्चित किया जा सके। एसटीईटी मार्क्स पर बहाली होगी या फिर कोई और बदलाव नियमावली में सरकार लाएगी जिस प्रकार से ज़्यादा अभ्यर्थियों की बहाली हो, तो ये भी धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि 7वें चरण में कौन से महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। इससे संबंधित अपडेट्स भी आपको हम लगातार देने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए यही सारी अपडेट्स थी। 6 फेज के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुका है, वह भी जल्द से जल्द योगदान करने के लिए तैयार हैं अपने विद्यालयों में। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कर भी लिया है जिनको मेडिकल वगैरह सारे जो डॉक्यूमेंट्स सब प्राप्त हो चुके हैं। तो अभी यही उम्मीद है कि जैसे 6 फेज टाइमली प्रॉपरली समाप्त हो चुका है अभी प्रारंभिक के लिए, उसी तरह 7वें चरण की बहाली भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। केवल ये ट्वीट्स में ही ना रह जाए, यानी कि सोशल मीडिया पर ही ना रह जाए कि 7वें चरण की बहाली की घोषणा होगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा ना हो। इसको जो है प्रैक्टिकल रूप देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी आशा के साथ अभी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आगे फिर से हाजिर होंगे आपके साथ 6 और 7 फेज एसटीईटी 7वें चरण के शिक्षक बहाली सारे अपडेट्स लेकर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।